फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ग्रुप्स, उनके मेंबर्स को विद द हेल्प ऑफ सम वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। इनके मेंबर्स को याद करना बहुत मुश्किल होता है, लाइक G7, सार्क, बिम्स्टेक, G20, ETC। फ्रीक्वेंटली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा देश इसका मेंबर है, कौन सा देश इसका मेंबर नहीं है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे G7 से, बिकॉज G7 रिसेंटली न्यूज में था, इसकी मीटिंग हुई कॉर्नवॉल में और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसमें गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं G7 है क्या। G7, G मीन्स ग्रुप, 7 मीन्स 7 देशों का ग्रुप। इट इज अ रीजनल ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज का ये रीजनल ग्रुप है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड। वाई? बिकॉज 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी का 40% कहां से आता है? G7 कंट्रीज से आता है। मींस अगर वर्ल्ड में 100% प्रोडक्शन हो रहा है तो 40% प्रोडक्शन कहां से आ रहा है? G7 कंट्रीज से आ रहा है। सेकंड, जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन में, उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और इस बार इंडिया उसमें नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। परमानेंट मेंबर परमानेंट रहते हैं, उनका कोई इलेक्शन नहीं होता। उन 5 में से 3 परमानेंट मेंबर G7 का पार्ट हैं। वो 5 कौन से हैं? US, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया। कोई दिक्कत? टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन है ये। एंड 1975 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी G7 की। अब हमारा तो मेन मकसद क्या है? इसके मेंबर्स को याद करना। मेंबर्स को याद करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाई है, एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक का नाम है जूस GF। क्योंकि एडवांस कंट्रीज है, मान लेते हैं इनके यहाँ जूस का कल्चर है। और GF अगर कोई कमिटेड है तो मतलब समझता ही है, और कोई सिंगल है तो ग्रैंडफादर समझ ले, कुछ भी समझ ले। तो ट्रिक को पुट करते हैं। JUICE GF। J फॉर जापान। जापान कैपिटल टोक्यो, और जापान में इस बार ओलंपिक्स भी होने हैं, तो जापान सिग्निफिकेंट है। US, I फॉर इटली, रोम, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी, F से फ्रांस। फ्रांस से हमने रफाल लिया था। ये सब G7 के मेंबर हैं। इस बार G7 की समिट हुई थी अभी यूके में, कॉर्नवॉल में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। इंडिया काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है G7 में चाइना को काउंटर करने के लिए। अब आपको G7 के मेंबर सदा याद रहेंगे, बस आपको ट्रिक याद रखनी है, जूस GF, और उसको पुट कर दो। अर्लियर इट यूज्ड टू बी G8, क्योंकि पहले इसका रशिया भी मेंबर होता था, पर 2014 में रशिया को इन्होंने एक्सपेल कर दिया। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम SCO, संघाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो भी अभी न्यूज में था। अब हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है SCO, संघाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन। शंघाई से पता चल रहा है, शंघाई चाइना में कैपिटल है। अब SCO को पढ़ने से पहले पहले हमें देखना है कि SCO है क्या। इट इज एन यूरेशियन, मीन्स यूरोप प्लस एशियन, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रुप, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल ग्रुप। टोटल 8 मेंबर्स हैं इसके। कितने मेंबर हैं टोटल? 8। 2001 फाउंडेशन। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए, 1996 में जो SCO बना था तो उसको हम SCO+5 बोलते थे, ठीक है। 2001 में इसमें एक नया मेंबर ऐड किया गया, क्लियर। और बाद में 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान को भी ऐड किया गया। तो टोटल कितने मेंबर हैं इसके? 8 मेंबर हैं। अब ये जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन SCO है। अराउंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन SCO, क्लियर। GDP में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े देश हैं, तो सिग्निफिकेंट तो है। और करंट में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी इसकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग इसकी अलग अलग लेवल पे होती है। अब ये हमारे NSC की मीटिंग हुई थी, जो देशों के बड़े बड़े सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, तो हमारे NSA अजीत डोभाल भी वहाँ पे गए थे, क्लियर। मीटिंग हुई थी तजाकिस्तान में, दुशेनबेग में। अब हमें क्या याद करना है? इसके मेंबर्स, SCO के कितने मेंबर्स हैं। हमें ये तो पता है SCO के 8 मेंबर हैं, बट हमें एक निमोनिक की हेल्प से उसको याद करना है। अब हमने एक निमोनिक बनाया। निमोनिक काफी फनी है क्या? इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान। इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान। देखो निमोनिक तो फनी ही होते हैं जब भी वो याद होते हैं।
हमने G7 के लिए जूस GF देखा, यहाँ के लिए क्या है, इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान। चलो उसको पुट करके देखते हैं। इंडियन आई, इंडिया 2007 में हमने पता है 17 में हमें ऐड किया गया। ट्रक से लेते हैं। टी, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान में मीटिंग हुई थी NSA की। आर, रशिया, बड़ा प्लेयर है। यू, उज्बेकिस्तान। सी, चाइना। के, किर्गिस्तान। फिर से के, कजाकिस्तान। एंड पी, पाकिस्तान। ये देखो तान वाले देश है ना, ये अर्लियर जब कोल्ड वॉर का टाइम था तो ये USSR के साथ थे, बट 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया, USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया और USSR 14-15 देशों में टूट गया। तो सेंट्रल एशिया में बहुत सारे नए देश बन के आए। ये सारे तान वाले देश सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, तो इसलिए इतने सारे तान हैं। दोबारा देखते हैं। इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान, आई, इंडिया 2007 में मेंबर बना। टी, तजाकिस्तान। आर, रशिया, आसान है। यू, उज्बेकिस्तान, आसान है। सी, चाइना। के, किर्गिस्तान। फिर से के, कजाकिस्तान। एंड पी, पाकिस्तान। इसलिए ट्रक की स्पेलिंग में TRUCK है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इंडिया के लिए SCO इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहली बात तो यही है कि सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है SCO। दूसरा, टेररिज्म को काउंटर कर सकता है इंडिया SCO की हेल्प से। थर्ड, SCO की हेल्प से इंडिया सेंट्रल एशिया में जा सकता है, और सेंट्रल एशिया किसके लिए फेमस है? एनर्जी रिसोर्सेज के लिए फेमस है, नेचुरल गैस के लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। फोर्थ, इंडिया को टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए SCO इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सार्क। बट सार्क को पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज काफ़ी एफर्ट लगता है बच्चों वीडियो बनाने में। आप थोड़ा करोगे तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलेगा। अब हम सार्क को देखते हैं। सार्क हमारी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क इतनी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बिकॉज क्योंकि सार्क में है ना इंडिया और पाकिस्तान के डिफरेंसेस रहते हैं और दोनों ही बड़े देश हैं, बट हमें फिर भी देखना है क्योंकि सार्क एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल्दो इतनी इफेक्टिव नहीं है। और सार्क करंट में न्यूज़ में भी है क्योंकि इसकी मीटिंग भी होनी है। क्लियर? कोई दिक्कत? सबसे पहले देखते हैं सार्क क्या है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन मतलब एशिया, साउथ एशिया के देश इसमें शामिल होंगे। ईस्ट एशिया, चाइना, जापान। साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल। वेस्ट एशिया, ईरान, इराक, अरब। हम इन्हें वेस्ट एशिया बोलते हैं और US के लोग इसे मिडिल ईस्ट बोलते हैं क्योंकि इनके लिए वो ईस्ट में है। तो सार्क किसके लिए? साउथ एशियन नेशन के लिए। 1885 में ढाका में स्टैब्लिश हुई थी। ढाका बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर्स इसके, अच्छा, न्यूएस्ट मेंबर इसका अफगानिस्तान है। सबसे नया मेंबर इसका कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिस पे वर्ल्ड में हर देश ने कब्जा करना चाहा, पर कोई अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाया। पहले जब इंग्लैंड इंडिया में था तो उन्होंने 2-3 बार लड़ाई लड़ी, 2 बार अफगानिस्तान को नहीं हरा पाए। फिर कोल्ड वॉर के टाइम में रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, पर अफगानिस्तान को काबू नहीं कर पाए। बाद में अमेरिका ने अफगानिस्तान को कब्जा करना चाहा और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी अफगानिस्तान को खाली करके चला गया है क्योंकि अफगानिस्तान का ट्राइबल कल्चर है। अफगानिस्तान को कन्क्वर करना इतना आसान नहीं है। तो अफगानिस्तान इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ सार्क। हेडक्वार्टर्स इसके काठमांडू में। काठमांडू मीन्स नेपाल, कैपिटल ऑफ नेपाल। अब इसका जो निमोनिक है वो है MBBS पेन। मान लो कोई MBBS किया, नौकरी नहीं मिली तो उसे दुख है। निमोनिक तो फनी होते ही हैं। पुट करते हैं M, मालदीव्स। मालदीव्स न्यूज़ में रहता है क्योंकि इंडियन सेलिब्रिटीज़ कहाँ जाते हैं? मालदीव्स जाते हैं, और कोरोना में तो उन्होंने बैन कर दिया था। भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स में काफ़ी ऊपर रहता है, और भूटान एक वर्ल्ड का ऐसा देश है जो कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन नेगेटिव है। कार्बन न्यूट्रलिटी काफ़ी न्यूज़ में है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? आप जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो, उतना ही आप क्या कर रहे हो? कैप्चर कर रहे हो, कार्बन को सिंक कर रहे हो। तो वो कार्बन न्यूट्रलिटी है। भूटान उससे भी अलग है। भूटान कार्बन सिंक ज़्यादा करता है, कार्बन प्रोडक्शन
कम करता है, क्योंकि भूटान में बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेस्टेशन होता है और फॉरेस्ट बहुत बड़े कार्बन सिंक होते हैं। मालदीव्स, भूटान, बी से बर्मा। अब बर्मा याद रखना, बर्मा म्यांमार के लिए यूज होता है। किसके लिए? म्यांमार के लिए। सॉरी, यहां एक गलती होगी, बर्मा नहीं है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश, सॉरी, भूटान, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश तो उसका फाउंडर मेंबर था। इसकी स्टैब्लिशमेंट भी कहां हुई थी? बांग्लादेश में हुई थी। एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान न्यूएस्ट, आई फॉर इंडिया, एंड फॉर नेपाल। तो क्या है? एमबीबीएस स्पेन, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। तो इसमें एब्सेंट कौन है? ये सारे तो इंडिया के पड़ोसी हैं, इससे एब्सेंट है म्यांमार। कोई दिक्कत? सार्क समझ में आ गया? अब सार्क वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड की 21% पॉपुलेशन सार्क नेशन की है। तो हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं, G7, SCO, सार्क। जो हमारी नेक्स्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रिक्स। काफ़ी कॉमन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ब्रिक्स में हमें कोई निमोनिक क्या नहीं है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इमर्जिंग नेशंस, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का ग्रुप है ये। वर्ल्ड की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इकोनॉमिक जो इमर्जिंग है, 25% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन की 40% ब्रिक्स में है और वर्ल्ड GDP का 25% ब्रिक्स में है। तो ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब इंडिया चाइना में ही 34% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। तो ये 5 देश ब्रिक्स के हैं, इसमें कोई निमोनिक नहीं चाहिए। बट ये करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इवेंट के लिए, बिकॉज जो ब्रिक्स की 13 समिट जो होगी वो न्यू दिल्ली में होगी 2021 में। चाइना ने इस बार इसको सपोर्ट भी किया है। तो किस लिए इंपॉर्टेंट है करंट में? क्योंकि ब्रिक्स की समिट होनी है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है और वहाँ पे इंडिया और चाइना अपने डिफरेंसेस को सामने रखेंगे, जो कि लद्दाख को लेके है, अरुणाचल प्रदेश को लेके है। तो ये हमारी चौथी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। हमने G7 देख लिया, हमने SCO देख लिया है, हमने ब्रिक्स देख लिया है, हमने सार्क देख लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आसियान। जो हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है आसियान। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं। आसियान मीन्स रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रीज़। ये एशिया के साउथ ईस्ट का पार्ट है। अब हमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, 2 वर्ड यहाँ पे आते हैं। एक वर्ड हमने सुना होगा इंडो चाइना। इंडो चाइना का मतलब इंडिया चाइना नहीं होता, बट फ्रीक्वेंटली हमें सुनने मिलता है इंडो चाइना। इंडो चाइना का मतलब होता है इंडिया एंड लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये वाले देश, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। जब हम इंडिया चाइना की बात करते हैं तो हम सीनो चाइना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीनो इंडिया रिलेशंस, ना कि इंडो चाइना। ये बात क्लियर रहेगी। साउथ ईस्ट एशिया आपको पता है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का जो ग्रुप है वो आसियान है। भारत इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी फाउंडेशन हुई। बड़ा ग्रुप है आसियान, इसको इमर्जिंग एशियन टाइगर्स भी बोलते हैं। इसके जनरली देश काफ़ी डेवलप हैं। अब इसके टोटल कितने मेंबर हैं? 10। इसका निमोनिक जो है वो है टीवी क्लिप ऑफ MBBS। MBBS की कोई टीवी क्लिप निमोनिक है, तो बनाते हैं इससे। T फॉर थाईलैंड, थाईलैंड जनरली पता ही है आपको। V वियतनाम, टीवी हो गया। अब आते हैं क्लिप पे। C फॉर कंबोडिया, L फॉर लाओस, I फॉर इंडोनेशिया एंड P फॉर फिलीपींस। तो क्लिप भी हो गया, टीवी क्लिप। 6 मेंबर हो गए। MBBS, M से मलेशिया, बड़ा देश है, मुस्लिम कंट्रीज है, और यहाँ से थोड़ा इंडिया का आजकल थोड़ा सा इससे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पाम ऑयल को लेके। B से बर्मा। बर्मा याद रखना म्यांमार का ओल्ड नाम बर्मा है, म्यांमार सार्क में नहीं था। B फॉर ब्रुनई, छोटा सा देश है। S फॉर सिंगापुर, सिंगापुर बड़ा ही डेवलप देश है क्योंकि ये पोर्ट ऑफ कॉल है।
यहाँ पे जितने भी सी वेसल्स जाते हैं, समुद्री जहाज जाते हैं, तो वहाँ पे वो रुकते हैं। एक तरह से ढाबा है, जैसे बड़े बड़े रोडों पे ढाबे होते हैं ना लंबे रूट्स पे, तो जो भी जाएगा सिंगापुर रुक के जरूर जाएगा। कोई तेल भरवाएगा, कोई खाना खाएगा, कोई रुकेगा। तो सिंगापुर की मेन इनकम ऐसे होती है। और इन सभी देशों की जनरली इनकम टूरिज्म से है। क्लियर? आसियान समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? अब हम इतने हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमने एससीओ डिस्कस कर लिया है, हमने सार्क डिस्कस कर लिया है, हमने ब्रिक्स डिस्कस कर लिया है, हमने आसियान डिस्कस कर लिया है। हम इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम बिम्स्टेक को डिस्कस करेंगे, आर्कटिक सर्कल को डिस्कस करेंगे, और कुछ जो थोड़े बहुत जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।